प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम इसराइल की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को देश पर किए गए रॉकेट हमलों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्हें तल्ख लहजे के साथ दुश्मनों को चेतावनी दी है कि उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में कहा, हम अपने दुश्मनों को मारेंगे और वे आक्रामकता के सभी कृत्यों के लिए कीमत चुकाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल अक्सा में शांति की अपील की। इजरायली सेना के मुताबिक शुक्रवार तड़के दक्षिणी क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। माना जा रहा है कि गाज़ा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे थे। दरअसल इसराइल द्वारा गाज़ा में बमबारी शुरू करने के तुरंत बाद सायरन बज गए। इजरायली सेना ने बताया कि गाज़ा के हमास आतंकवादी समूह से संबंधित 4 स्थलों पर बमबारी की थी। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान से हुए रॉकेट हमलों के एक दिन बाद गाज़ा पट्टी के लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। बकौल एजेंसी गाज़ा में गुरुवार की देर रात 2 धमाकों की आवाज़ सुनाई गई। हालांकि तत्काल प्रभाव से स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि उत्तरी सीमा के लोगों को बम आश्रय स्थलों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन हमलों की वजह से कम 2 लोगों को घायल होने की सूचना मिली है। इजरायली सेना के अधिकारियों ने बताया कि 34 रॉकेट सीमा की ओर से दागे गए थे, जिनमें से 25 रॉकेट को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था, जबकि 5 रॉकेट इजरायली क्षेत्र में आके गिरे। इसके अलावा बाकी हमलों की जाँच की जा रही है। आइए अब हम चीन के बारे में कुछ बात कर लें। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक आंखें दिखा रहा चीन अफ्रीका में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना विशाल नेवल बेस बना लिया है। इस बेस पर चीन ने अपने 900 से लेकर 1200 सैनिकों को तैनात कर रखा है। इस नौसैनिक अड्डे पर हाल ही में चीन का एक 7000 टन का डिस्ट्रॉयर नार्निंग पहुंचा था। चीन ने पिछले दिनों अपने 2 जासूसी जहाज़ों को लेकर दक्षिण अफ्रीका और रूस के साथ संयुक्त अभ्यास किया था। यह अभ्यास दक्षिणी अफ्रीका के समुद्री तट पर मार्च के अंतिम दिनों में किया गया था, लेकिन यह अफ्रीकी देशों पर छाप छोड़ने में नाकाम रहा। इस नौसैनिक अभ्यास में चीन के 2 जासूसी जहाज डाग यांग हाओ और शियान यांग हाओ ने हिस्सा लिया था। चीन की कोशिश थी कि इसके जरिए अफ्रीकी देशों को अपने प्रभाव में लाया जाए, लेकिन उसकी यह नापाक चाल नहीं चली। चीन का पहला निशाना बाटा था, जो इक्वाटोरियल गिनी में है। बाटा में चीन को अटलांटिक महासागर के अंदर नौसैनिक अड्डा बनाना था, लेकिन ये योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिमी देशों के दबाव की वजह से बाटा ने चीनी अड्डे को ना कर दिया। इस दौरान इक्वाटोरियल गिनी में पश्चिमी देशों के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने दौरा किया था। इसके बाद चीन की नज़र बागमोयो पर थी, जो एक समय में तंजानिया का हिंद महासागर में महत्वपूर्ण बंदरगाह था। शुरुआती प्रयासों के बाद चीन को कोई भी सकारात्मक संकेत तंजानिया से नहीं मिला। इसके बाद चीन के लिए एक अन्य विकल्प मोजाम्बिक था, लेकिन वहां पर पुर्तगाल और अन्य पश्चिमी देश पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में वहां भी चीन की दाल नहीं गली। हिंद महासागर क्षेत्र में केवल जिबूती ही एक ऐसा देश है जहां पर उसे सफलता मिली है। जिबूती का चीनी नौसेना का बेस काफ़ी बड़ा है। हालांकि यहाँ भी पश्चिमी देश बड़े पैमाने पर मौजूद है, जिससे वहाँ चीन को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज और युद्धपोत भेज रहा है। यही नहीं, म्यांमार के कोको द्वीप और कंबोडिया में चीन के जासूसी बेस बनाने की भी खबरें आई हैं। चीन श्रीलंका में हम्बनटोटा को अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की फिराक में है और रेडार स्टेशन स्थापित करना चाहता है। इससे भारत को बड़ा खतरा हो सकता है। आइए हम जर्मनी की बात कर ले। जर्मनी ने भारत को 6 महाशक्तिशाली पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। इन पनडुब्बियों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा जा सकता है। जर्मन विदेश मंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान इस डील पर विस्तार से बातचीत होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद करना चाहती है। इसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तकनीकी दिक्कतों के कारण यह परियोजना कुछ समय से अटकी हुई है। इसका असर भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के बेड़े पर पड़ रहा है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए इन पनडुब्बियों को बेचने का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे औपचारिक रूप से जल्दी भारत सरकार के सामने पेश किया जाएगा। अधिकारियों और राजनयिक सूत्रों ने कहा कि अगले महीने में जर्मन रक्षा मंत्री भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जिसके दौरान प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पेश किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि फरवरी में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा चर्चा में आया था। जनवरी 2020 में भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने मझगांव डॉक्स लिमिटेड MDL और लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT को P75 डील के लिए भारतीय भागीदारों के रूप में चुना था। इसका मतलब है कि जो भी विदेशी कंपनी पनडुब्बियों के सौदे के लिए चुनी जाती है, वे इन दोनों भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर उसका निर्माण करेगी। इसका निर्माण भारत में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा। भारत को पनडुब्बी बेचने की दौड़ में 5 विदेशी निर्माता
देवू शिप बिल्डिंग एवं मरीन इंजीनियरिंग, नेवल ग्रुप फ्रांस, नवतीनिया स्पेन, रोजोबोरोनेक्सपोर्ट रशिया, थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम जर्मनी शामिल हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के प्रस्ताव के लिए अनुरोध। आरएफपी मूल रूप से जुलाई 2021 में एमडीएल और एलएनटी को जवाब देने के लिए 12 सप्ताह की डेडलाइन के जारी किया गया था। हालांकि तब से लेकर अब तक इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। अब नई डेडलाइन अगस्त 2023 तक है। भारतीय नौसेना के मानदंडों को केवल जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां ही पूरा करती हैं। दक्षिण कोरिया अपनी पनडुब्बी के लिए ज़्यादा पैसे मांग रहा है। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरियाई पनडुब्बी तकनीक के मामले में जर्मन पनडुब्बी से काफ़ी पीछे है। ऐसे में संभावना है कि जर्मन की थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम TKMS को यह टेंडर मिल सकता है। TKMS 4 तरह की पनडुब्बियों का निर्माण करती है। संभावना है कि भारत उसकी डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों को खरीद। आइए अब हम भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के बारे में बात करें। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में एक आरोपी समर सिंह को वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने ढूंढ निकाला है। भोजपुरी गायक समर सिंह को शुक्रवार सुबह क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। वो गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी में छुपा हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए वो गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और उत्तराखंड में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। समर सिंह को अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लाए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रकरण के दूसरे आरोपी संजय सिंह की तलाश जारी है। आकांक्षा दुबे की आज 13वीं है। समर सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही अब चर्चा शुरू हो गई कि आकांक्षा दुबे की खुदकुशी का राज अब सामने आ सकता है। प्रकरण में अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह और संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। मधु दुबे ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उनकी बेटी की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए ताकि आरोपियों को सजा मिल सके और वो बच ना पाए। आकांक्षा दुबे की मौत आत्महत्या है या आत्महत्या के बीच उलझी हुई एक पहेली बन चुकी है। 26 मार्च को आकांक्षा का शव सारनाथ स्थित होटल के कमरे में मिला था। बेड पर शव बैठने की स्थिति में था और उनके गले में दुपट्टे का फंदा था। समर सिंह तब से फरार था। क्या वो आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित करता था? अंतिम फ़ोन कॉल में आकांक्षा से उसकी क्या बातें हुई थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब समर सिंह को देना होगा। आकांक्षा दुबे की लाश मिलने के बाद से ही यह माना जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन कहानी उस वक्त पलट गई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि मौत से पहले आकांक्षा ने शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं था। आकांक्षा मूल रूप से भदोही के चौरी बाजार क्षेत्र के भदरवा गाँव की रहने वाली थी। ननिहाल मिर्जापुर के विंध्याचल में है। जानकारी के मुताबिक भदरवा निवासी छोटेलाल दुबे परिवार के साथ एक अरसे से मुंबई में रहकर व्यवसाय करते हैं। छोटेलाल दुबे के 3 बच्चों में दूसरे नंबर की आकांक्षा ने मॉडलिंग से भोजपुरी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था। भोजपुरी फिल्म नायक हूँ मैं नालायक नहीं की शूटिंग के लिए वो बीते 23 मार्च को वाराणसी आई थी। फिल्म के हीरो, निर्देशक सहित 16 लोगों की टीम के साथ वह सारनाथ क्षेत्र के बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित एक होटल में ठहरी हुई थी। शनिवार की रात वो बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर कैब से होटल से निकली थी। रात 1:55 बजे के लगभग एक युवक आकांक्षा को उसके कमरे में छोड़ने गया था। रविवार सुबह आकांक्षा का दरवाज़ा नहीं खुला। होटल स्टाफ ने मास्टर चाबी के सारे कमरे का दरवाज़ा खोला तो आकांक्षा दुबे मृत मिली। सोमवार को आकांक्षा की मां ने समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ तहरीर दी। सारनाथ थाने की पुलिस ने भोजपुरी गायक समर सिंह और संजय सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने में मुकदमा दर्ज किया है। यूनाइटेड नेशन में भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। भारत कड़े मुकाबले में 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। भारत ने चीन समेत अन्य देशों को पीछे छोड़ते हुए यह सफलता हासिल की है। भारत की जीत बड़ी है और उसे 53 में से 46 वोट मिले हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूसरे सदस्य के रूप में दक्षिण कोरिया को चुना गया है। भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवानिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए। 4 साल का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इस बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत की सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता से उसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की एक सीट पाने में मदद की है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से अभी जापान और समोआ के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं। जापान और समोआ का कार्यकाल अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत का अनुभव विशेष रूप से इसकी विविधता और जनसांख्यिकी के संबंध में बहुत अधिक है और यह सांख्यिकी आयोग के कामकाज के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त होगा। भारत को अर्जेंटीना, बुरुंडी, चिली, चीन,
डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मैक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, पेरू, कतर, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड के साथ नारकोटिक ड्रग्स पर आयोग के लिए चुना गया था। संयुक्त गणराज्य, तंजानिया, उरुग्वे और जिम्बाब्वे को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पाक जिन शुक्रवार को भारत आएंगे, क्योंकि दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सियोल के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण कोरिया के शीर्ष राजनयिक इस साल राजनयिक संबंधों को 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह के अंत में भारत आने की योजना बना रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री पाक जिन की शुक्रवार से 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बातचीत करने की योजना है। दक्षिण कोरियाई मंत्रालय के प्रवक्ता लिम सू सुक ने संवाददाताओं से कहा, दोनों पक्षों ने देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी, आगे के संबंधों को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करने की योजना बनाई है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लिम ने कहा कि यात्रा के दौरान पार्क दक्षिण भारत में चेन्नई जाने की योजना बना रहे हैं, ताकि दक्षिण कोरियाई व्यवसायों से मुलाकात की जा सके। विशेष रूप से भारत और दक्षिण कोरिया ने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस साल की शुरुआत में जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री पाक जिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा की। हाल ही में मार्च में विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व सौरभ कुमार ने दक्षिण कोरिया का आधिकारिक दौरा किया और अपने कोरियाई समकक्ष जो हुइडोंग के साथ 5वीं विदेश नीति की सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। आइए अब हम जो है थोड़ा सा अवार्ड्स के बारे में बात कर लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में साल 2023 के लिए 3 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण और 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। आपको बता दें कि लेखन एवं परोपकार के कार्य से जुड़ी सुधा मूर्ति, भौतिक विज्ञानी दीपक धर, उपन्यासकार SL भरप्पा, प्रख्यात पार्श्व गायिका वाणी जयराम और वैदिक विद्वान त्रिदंडी चित्रा जे स्वामी जी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इस समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कई प्रतिष्ठित हस्तियों, सुधा मूर्ति की बेटी एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नजर आए। आपको बता दें कि समारोह में फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए भारत का पहला ऑस्कर जीतने वाले संगीत निदेशक MM कीरावानी और बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन को पद्मश्री दिया गया। सादा जीवन, उच्च विचार वाले सिद्धांत को अपनी रियल लाइफ में अपनाने वाली सुधा मूर्ति IT इंडस्ट्रियल और इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी होने के साथ साथ एक इंस्पायरिंग वूमन है। नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपये लेकर इन्फोसिस की नींव रखी थी। सोशल वर्क, इंजीनियरिंग, लेखन और घर संभालने जैसी अलग अलग भूमिकाओं को सुधा मूर्ति ने शिद्दत से निभाया। सामाजिक क्षेत्र में अति विशिष्ट सेवा कार्यों के लिए सुधा मूर्ति को पद्म भूषण सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह में नवाजा। इससे पहले साल 2006 में सुधा मूर्ति को पद्मश्री मिला था। सुधा मूर्ति ने ऐसे बनाई अपनी पहचान। 1960 के दशक में इंजीनियरिंग में पूरी तरह से पुरुषों का वर्चस्व था। उस समय में सुधा इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच दाखिला पाने वाली पहली महिला थी। सुधा मूर्ति के लिए इंजीनियर बनना आसान नहीं था, क्योंकि उनके समय का समाज आज से बहुत अलग था। तब महिलाएं कॉलेज नहीं जाती थी और ना ही उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। सुधा मूर्ति ने जब वह पुणे में टेल्को में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थी, तब NR नारायण मूर्ति से विवाह किया था। सुधा बेंगलोर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी है। वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रही थी। आपको बता दें कि जब नारायण मूर्ति ने अपने घर को इन्फोसिस का दफ्तर बना दिया, तो सुधा ने वॉलचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर कंपनी में काम शुरू किया, ताकि वह फाइनेंशियली मजबूत रह सके। इसके साथ ही उन्होंने इन्फोसिस में एक कुक, क्लर्क और एक प्रोग्रामर की भूमिका भी निभाई। वे बेंगलोर विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रही थी। सुधा मूर्ति ने एक बेहतरीन इंजीनियर, टीचर, सोशल वर्कर, बेस्ट सेलिंग राइटर और माँ की भूमिका निभाई, और इन सभी भूमिकाओं के साथ उन्हें न्याय करने का प्रयास किया। उनके संगठन ने अब तक 16,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी कराया है। सुधा मूर्ति को लोगों को बधाई सोशल मीडिया पर भर भर के मिल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।